नमस्कार। सिटी टेल्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम विभिन्न शहरों के अलग-अलग लोगों से बात करते हैं और उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी दृष्टि में उनका शहर कैसा है। आज का शहर बनारस है। बनारस के बारे में हमसे बात कर रहे हैं हशम तुराबी। हशम साहब पेशे से बुनकर हैं और वे शायर भी हैं, वे शायरी भी करते हैं। उनके यहाँ पीढ़ियों से वीविंग का काम होता है। हमने उनसे पूछा कि बनारस उनके लिए कैसा है, वे बनारस के बारे में किस तरह से सोचते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बनारस हमारे लिए और बहुतेरों के लिए बहुत अच्छा है। ये आध्यात्मिक नगरी है और ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ बिस्मिल्लाह खान जैसे लोग पैदा हुए, यहाँ किशन महाराज जी जैसे लोग हुए और यहीं कबीर साहब और जो हमारे बुनियाद का पत्थर हैं, हमारी बुनाई के बुनियाद का पत्थर हैं, हमारे हम जुलाहों के बुनियाद का पत्थर हैं कबीर साहब। तो बनारस बहुत अच्छा है और हम बनारसी बुनकर हैं। तो यहाँ इस शहर ने हमको रोज़ी रोटी दी है, तो इसलिए और अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप बनारस के किस मोहल्ले में रहते हैं? ये अवसानगंज से सटा हुआ राजापुरा है। राजा अवसानगंज की ज़मीन पे वो बसा हुआ इलाका है, तो वहीं के बाशिंदे हम हैं। बट राजा अवसानगंज के आजा ने जिनसे ज़मीनें ख़रीदी थी, उनसे मेरे आजा लोगों ने ख़रीदी थी, क्योंकि इनका टैक्स हम लोग राजा का जो टैक्स पूरे मोहल्ले के लोग देते थे, सारे मुस्लिम सारे वीवर्स, हम लोग उस कैटेगरी में नहीं थे। तो एक बार मेरे पिताजी ने बबुआ जी को बताया, भी वो पेपर ले जाके दिखाया कि हम आपके वो परजौटी क्या बोलते हैं, हम उसमें नहीं हैं। तो उन्होंने बहुत सम्मान दिया और कहा तो आप मेरे पड़ोसी हैं। तो ऐसे है, हम लोग राजापुरा के बस बाशिंदे हैं यहाँ के। फिर बाद में कुछ ज़मीनें हमारे बड़े पापा ने राजा साहब से भी ख़रीदी और बस। और ये है, और ये बताते चलें कि हमारे यहाँ हमारे जो 7 पुश्त पहले हमारे जो आजा थे, दादा के दादा परदादा, वो सूर्यधन हुए, फिर गोवर्धन, फिर चीतन, फिर चीतन के लड़के अब्दुल रहीम, अब्दुल रऊफ़, फिर मोहम्मद यासीन, फिर मैं हशम। तो इस तरह से मैं बड़े यकीन के साथ, बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर अब मुझे कोई कहेगा व्यंग्यात्मक रूप से औरंगज़ेब की औलाद, तो मैं औरंगज़ेब की औलाद नहीं हूँ, मैं सूर्यधन गोवर्धन की औलाद हूँ। मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं का वासी हूँ। तो जो सच्चाई है वही बोलूँगा। तो अगर व्यंग्यात्मक रूप से कोई और बोलेगा तो वो उसका उत्तर दूंगा मैं। आप कह रहे हैं कि फासले बढ़ गए हैं, लेकिन अभी पहले बातचीत में आपने बताया कि गंगा से रिलेटेड जो एक किस्सा आपने सुनाया, हम्म, तो फासले तो उस समय भी थे। हम्म, वो किस्सा एक बार और अगर आप सुनाएं तो। हाँ। शायद मेरी उम्र उस वक्त 6-7 साल थी और ये सिलसिला 6-7 साल तक चला कंटिन्यू। तो हो, मेरे दादा फजर की नमाज़ पढ़ते थे और फ़ौरन हम लोग पहले ही उठ के बैठे रहते, दादा नमाज़ पढ़ लेंगे तो हम लोग को लेके चलेंगे। तो हम लोग गाय घाट नहाने जाते थे और एक ही टाइम हुआ करता था। जो ही हम लोग घाट की सीढ़ी अभी उतरना शुरू कर रहे हैं, तो एक शख्स, एक व्यक्ति उधर से नहा करके, और गीली धोती, सूखी धोती नहीं होती थी, गीली धोती, वाइट धोती, और एक चमकता हुआ कलश जो है वो कंधे पे रखे हुए, जो जल भरा हुआ होता था, वो पानी थोड़ा थोड़ा छलकता भी रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग दौड़ के सीढ़ी पर पहुंचते ही दौड़ने लगते थे, दौड़ के उतरने लगते थे। दादा मना करते थे, धीमे उतरो, धीमे उतरो, लेकिन हम लोग मानते नहीं थे, बच्चे थे। और जब यूँ ही हम लोगों का सामना उन सज्जन से होता था, वो अपना एक तरफ मुड़ते थे और बोलते थे राम 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 राम। तो वो एक सवाल था मेरे मन में कि ये ऐसा क्यों करते हैं, पर उतनी समझ नहीं थी कि
और दादाजी हर वक्त डांटते थे कि थोड़ा उनसे दूर रहना। पर आपने जो बोला कि फासला उस वक्त भी था, वो फासला इस भीड़ में मुझे एक ही आदमी दिखा ना। मैं तो बहुत सारे लोगों को दिखता था, बहुत सारे लोग मुझे दिखते थे, तो मुझे एक ही आदमी ना दिखा फासले वाला। आज की डेट में वो चीज़ नहीं है। अब जो फासला नहीं रखते वो वैसे ही 1-2 लोग, 10 लोग, कम, बहुत कम लोग बचे हुए हैं। फासले वाले ज़्यादा हो गए हैं, फासला नहीं रखने वाले कम हो गए हैं। ये फ़र्क है हमारे बचपन के बनारस में, आज के बनारस में। लेकिन ये भी सच है, जो कम लोग हैं वो बहुत मोतबर लोग भी हैं। ऐसा नहीं है, जो फासला नहीं रखने वाले, जो जुड़े हुए लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन वो बहुत मोतबर भी हैं। वो ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। लेकिन अफ़सोस ये कि वो तादाद कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। मेरी बात से शायद किसी को ख़राब भी लगे, पर जो मुझे दिख रहा है। आप बुनकर समुदाय से आते हैं, आप पुश्तों से आपके यहाँ वीविंग का काम हो रहा है। हाँ। उस काम के बारे में कुछ बताएं, उस समुदाय के बारे में कुछ बताएं। समुदाय के बारे में एक तरफ तो बुनकर समाज, हमारा बुनकर समाज, जो मेरा जिस बुनकर समाज से मैं आता हूँ, वो तो धार्मिक रूप से अगर उसको देखा जाए तो वो अपने मौलवी के अधीन है एक और कम्युनिटी के एतबार से देखा जाए तो उसके यहाँ, हमारे यहाँ सरदार लोग हुआ करते हैं, हम लोग उनके अधीन हैं। एक तो धार्मिक बात आएगी तो मौलवी के अधीन है, फिर सामाजिक बात आती है तो फिर हम सरदार के अधीन हैं। सरदार भी मुस्लिम ही होते हैं। तो और व्यावसायिक रूप से अगर हम देखें तो 80% समाज मिडिल मैन के अधीन है। सरदार साहब कहेंगे उनकी बात माननी है, मौलाना कहेंगे उनकी बात माननी है, और हमारे साहू जी कहेंगे जो उनकी आज्ञा का पालन करना है, जो हुक्म देंगे वो करना है। ये है बुनकर समाज। काम के बारे में ये है कि यही है कि मैंने बोला कि मिडिल मैन के अंडर में है। जो कमज़ोर बुनकर है, 90% बुनकर, वो किसी के अधीन है। साहू जी उसको ऑर्डर देते हैं और उनका ऑर्डर वो पूरा करता है। और पहले तो ऐसा होता था कि अब जैसे वो लेके गया, एक साड़ी का एक रेट हो गया, और वो जब उसकी तैयार हो जा रही उनके पास ले जा रहा है और वो जमा करते हैं। और वो साड़ी सपोज़ कीजिए 2000 की है, उनको 1500 रुपये मिल जाता है। 500 रुपये जब हिसाब होगा तब मिलेगा। हिसाब जब होगा तो ये गारंटी नहीं कि वो पर साड़ी 500 रुपया उसको मिले, क्योंकि अब वो जो दे देंगे वही इनका है। हो सकता है वो कहें तुम्हारी साड़ी में दाग थी, तुम्हारी साड़ी में ये कमी थी, तो ये सब का पैसा हम काटेंगे। तो ये श्योर नहीं है कि वो 2000 जो रेट तय हुआ है तो वो मुझे मिलेगा ही। एक तरह फिर वो चीज़ें जब आगे बढ़ी तो अब ये हुआ कि डिज़ाइन दिखा करके हम करेंगे, बनाएंगे। ये मेरा डिज़ाइन है, ये आप बनाइए। हमको अब 500 मीटर, 1000 मीटर ऐसा चाहिए। वो चाहे जैसे भी करके वो अपना कर दिया। और फिर 200-250 मीटर उसने कपड़ा लिया, फिर वो कभी भी बोल सकता है कि अब मैं नहीं लूँगा। अब कोई श्योरिटी नहीं है कि ये इसका जो है, जो आप उस दिन करार हुआ था, वो तो करार मौखिक हुआ था ना भाई। ये तो जान से चला गया ना। अब ये जो रॉ मटेरियल ख़रीद के रखा है, इसका क्या होगा? दूसरी चीज़, आप बहुत सालों, मतलब हर साल 2 साल पे आप सुन लेंगे बनारस में तो इतना बड़ा दिवाला हो गया। तो यहाँ पे कोई श्योरिटी इसलिए नहीं है कि जो कुछ है सब मौखिक है। जो गरीब बुनकर है उसके पास अकाउंट नहीं है, उसके पास इतनी अक्ल नहीं है कि वो अकाउंट पे ही चेक ले, क्योंकि अगर अकाउंट पे चेक लेगा, अकाउंट में जाएगा वो, तो फिर वो अगर वापस हो जाती है चेक, तो फिर बाउंस होती है तो उसको नोटिस दे करके उसका लीगली कुछ बनता है।
ऐसा नहीं रखा गया। ज़्यादातर चीज़ें बियर चेक पे चल रही हैं। तो ये जो गरीब है, इस अभी तक इसके लिए कोई श्योरिटी वाली चीज़ नहीं आई, नंबर 1। उसी बीच से कुछ लोग उठे, बुनकर के कुछ लोग उठे, सोसाइटी बनाई उन लोगों ने। सोसाइटी बुनकरों के लिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से होता है। वो एक ग्रुप बनता है, ग्रुप के कितने मेंबर होते हैं और फिर अनुदान मिलता है उनको। लेकिन उसमें ये नियम बन गया है कि जो उस सोसाइटी का चेयरमैन होगा, पैसा उसके सिग्नेचर से निकल जाएगा। मेंबर्स को पता नहीं है कि मेरे नाम से, मेरे लिए, मेरे मद में, मेरे नाम से मेरे लिए कितना वो अनुदान आया और सोसाइटी के अकाउंट से कब निकल गया, उसको पता नहीं है। गवर्नमेंट ने ये सुविधा अब तक उस लाइन में नहीं करी है कि सारे मेंबर अपना आधार जमा करेंगे और जो अनुदान मिलेगा उनके अकाउंट में जाएगा। ये सब चीज़ें निचले स्तर पे मतलब इस तरह की हैं कि बुनकर की हालत में सुधार असंभव है। बुनकर कम्युनिटी कितनी बड़ी है बनारस की, बनारस की? बनारस देखिए, एक मोहल्ला आप समझते हैं कितना बड़ा होता है, तो कोई एकदम उँगली पे गिन के तो नहीं बता सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि 22 ही के सरदार होते हैं, 22 मोहल्ले के एक सरदार होते हैं। लोकल सरदार हर मोहल्ले में सरदार होता है, उसके ऊपर 22 मोहल्ले के सरदार होते हैं। ये 22 मोहल्ले वाला अलग है, एक और 52 मोहल्ले के सरदार होते हैं, 22 52। तो आप समझ सकते हैं, वीवर कम्युनिटी में 52 मोहल्ले का एक सरदार, तो 52 मोहल्ले में कितने लोग होंगे मेरे भाई? एक तरफ 22 मोहल्ले में कितने लोग होंगे? और ये 22 और 52 की जो हम बात कर रहे हैं, ये 40 साल पहले ये तय हुआ। कितनी आबादी 40 साल में बढ़ गई, तो आप संख्या समझ सकते हैं, लाखों में संख्या और है। ऐसे कितने सरदार होंगे? 2, एक 22, एक 52 और एक 14 के सरदार हैं, एक 22 के सरदार हैं, एक 52 के सरदार हैं। तो 14 मोहल्ला, 22 मोहल्ला, 22 और 14 आप जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 38 और 52 90, और एक है पंच के सरदार, 5 मोहल्ले के सरदार हैं, 95, लगभग 100 मोहल्ले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 100 मोहल्लों में कितनी आबादी, लाखों में है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, कम से कम हमारी शहर जो उत्तरी और दक्षिणी की सीट है, जिधर वीवर जाएगा उधर जीत प्लस हो जाएगा, इतनी बड़ी संख्या है। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं? नहीं, मैं सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये जो 14 22 और 52 की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसमें इसके अंडर में सिर्फ मुस्लिम हैं। वीवर्स बनारस में हिंदू मुस्लिम दोनों हैं? हाँ, लेकिन मुस्लिम की संख्या बहुत ज़्यादा है, नॉन मुस्लिम की कम है। 80-20 का रेशियो? 80-20 का रेशियो है, बल्कि उससे भी कम, शहर में उससे भी कम है, 90-10 का है, 90-10 का। हम लोग बात कर रहे थे कि समस्याओं पे बात कर रहे थे पहले तो, कि बिज़नेस कैसे ख़राब हुआ, बिज़नेस कैसे निकला, वो क्या था? असल में जब सिल्क का दाम बढ़ना शुरू हुआ 25 साल पहले, तेज़ी से सिल्क का, रेशम का दाम बढ़ना शुरू हुआ, तो जो हमारे सावजी लोग हैं, महाजन जिसको बोलते हैं, महाजन ने दाम कम करना शुरू किया। मतलब हमारा दाम बढ़ना चाहिए, रेशम का दाम बढ़ गया तो वीवर की साड़ी का दाम बढ़ना चाहिए, तो दाम नहीं बढ़ा। उसी बीच में 100 लोगों ने एक आइडिया निकाला, आर्ट सिल्क डाला उसमें, आर्ट सिल्क। तो उसको लेकर के, जिसको हम लोग केला बोलते हैं, बुनाई शुरू हो गई। वो ऐसा धागा है कि जिस पे अब पानी गिर जाएगा तो वो भीगते ही अलग हो जाएगा, जहाँ पानी पड़ा वो अलग हो जाएगा। तो शादी की साड़ी, पहले तो शादी की और पार्टी वेयर साड़ी ही बनती थी, अब ना हर वक्त पहनी जाने वाली चीज़ें बन रही हैं। उस वक्त उसमें ये हुआ कि 20 साल 25 साल तक एक बार साड़ी किसी ने शादी के लिए ली तो वो क्यों धुलेगी भाई, वो बक्सा में पड़ी हुई है।
जब वो 20-25 साल तक के बस 20-25 साल के बाद जब वो माल जब धुला गया, वो कपड़ा धुला गया, पानी उस पे लगा तो वो फटना शुरू हो गया। तब ये हुआ कि इस क्वालिटी की चीज़ नहीं खरीदो। अब सारा तंत्र उसी में लगा हुआ है। अचानक ऊपर से ये है कि ये नहीं लेना है, ये ख़राब है। सब कुछ डाउन हो गया। अब उसके बाद ये हुआ कि फिर से अब उस पे आया जाए, ओरिजिनल पे आया जाए। तो फिर से ओरिजिनल पे ना आ करके फिर लोगों ने नायलॉन उसमें डाला। नायलॉन पानी से पानी पड़ने से फट नहीं जाएगा, लेकिन क्या होगा, जब आप नायलॉन पहनेंगे, धूप में निकलेंगे, उसमें से चिंगारी निकलेगी, चट चट करेगा, तो वो भी अच्छा नहीं था। इस तरह से बनारसी और एक और भी हुआ उस ज़माने में। साओ जी भी इससे अज्ञान थे कि जो कलर बन रहा है वो फास्ट नहीं है। कभी वो भीग गया, अगर पसीना हो गया किसी को तो हाथ पैर वही कलर का हो गया लेडी का। किसी को अगर पसीना हो गया, अब सब तो फोर व्हीलर में या एसी में रहने वाले आदमी नहीं है ना, बनारसी साड़ी पहनने वाले। किसी को पसीना हो गया, उसका पैर भी उसी साड़ी कलर का हो गया, पूरा जिस्म हो गया, हाथ भी वैसा हो गया। तो ये सब शिकायतें आने लगी, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। और इधर वीवर ने क्या किया, जो हमारा जो पारंपरिक चीज़ें थी, जो न्यू चीज़ें आई, हमें सीखना है, नए नए आइडियाज़ है, ये वीवर ने सीखा नहीं उस तरह से। सीखा इसलिए नहीं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, और वीवर सर्विस सेंटर में बराबर उधर से आता रहा कि ये अब नई टेक्नोलॉजी आई है, इस तरह से, इस पद्धति से हमें काम करना है। जो भी हुआ उससे ये लोग जोड़ नहीं पाए, तो इसीलिए ये और पिछड़ते चले गए और बनारस में मंदा हुआ। और एक कारण उसका और था, बाहर से जो लोग आए यहाँ, बिजनेसमैन और कारीगर, उन लोगों ने पावर लूम को बढ़ावा दिया। हैंडलूम एक तो उस तरह से अपना चोट खाए हुए था, मर रहा था, उसकी जगह आई पावर लूम ने लिया। क्यों कि ये जो एक हफ्ते में माल तैयार हो रहा है, ऐसे ही इसका सिमिलर 4 घंटे में तैयार हो जाएगा। देखने में लगेगा वैसे ही, वो नफासत उसमें नहीं आएगी, पर जब अलग से देखिएगा तो आपको वैसे ही लगेगा। जैसे आज के ज़माने में सूरत की साड़ी और बनारस की साड़ी, और फिर वो सब चीज़ें स्पीड बेस पे हो गई, स्पीड बेस हो गया। लेकिन पावर लूम में भी शुरू में कम था पावर लूम, तो चीज़ें चल रही थी ठीक ठाक। जितना वो बढ़ता गया उतनी इसकी हालत भी ख़राब होती गई। क्यों? 3 घंटे में अगर साड़ी तैयार हो रही है, ज़रूरी है क्या कि वो 3 घंटे में 5000 साड़ी तैयार हो रही है तो 3 घंटे में 5000 कस्टमर मिल जाएंगे? कस्टमर कम हैं, माल ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। टमाटर सब तरफ मंडी में आ जाएगा तो 5 रुपये किलो बिकेगा कि नहीं? तो यही है, बैलेंस नहीं रहा। एक जो एक कनेक्शन साव और बुनकर का होता है, जो 1 या 2 हैंडलूम रखता है घर में, 2, 4, 5 कम रखता है, और उसको बड़ा ऑर्डर मिलता है, लेकिन वो उसको कैंसिल हो जाता है ऑर्डर बीच में, वो क्या है? जैसे मैंने बताया कि अगर साव जी किसी छोटे बुनकर को एक डिज़ाइन दिखाते हैं, सैंपल दिखाते हैं, हमको ऐसा बनाओ, 1000 मीटर का ऑर्डर, 500 मीटर बनवाएंगे हम, और वो उस तरह से ये उसको जो आश्वासन मिला उधर से, बुनकर ने अपनी कमर कस ली कि हमको एक दिखा, एक सुनहरा ख्वाब दिखा। तो ठीक है, उनका ऑर्डर पूरा करने के लिए वो तैयारी किया, अपने आप को सेट किया, और वो पता चला 500 मीटर का ऑर्डर था, 100 मीटर के बाद, 200 मीटर के बाद अब हम नहीं लेंगे। बचा हुआ उसका माल जो है वो कौन लेगा? कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो वो इधर से भी गया, उधर से भी गया। अब सपोज़ कीजिए ऐसी हालत में उसकी, जब ये ऑर्डर मिला है, उसकी बच्ची की कहीं शादी लगी है,
और ये ऑर्डर कैंसिल हुआ। इसी बेस पे उसने सोचा था कि हम 100 लोगों को बुला के खाना खिलाएँगे, लड़की की अच्छी शादी करेंगे। अब वो क्या करेगा? अब उसकी तबीयत ख़राब हुई, अगर इसी अब सदमे में उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसके पास तो दवा का भी पैसा नहीं रहा। सुसाइड देखने में नहीं हुआ कि आत्महत्या कर लिया, लेकिन ये रीज़न आप बताइए क्या हुआ उसका? कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इसमें सुधार का। हाँ, कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर कोई ऑर्डर तय होता है, कोई ऑर्डर कोई देता है, कोई ऑर्डर लेता है, एक ऐसा कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए जो मान्य हो कि आपने ये ऑर्डर दिया है। तो अच्छा, आप अगर ये बोलते हो कि ये मुझे 3 महीना में चाहिए, उस ऑर्डर शीट पे ये भी लिखो कि अगर आप 3 महीना में नहीं दे पाओगे तब मैं नहीं ले पाऊँगा। मैं सिर्फ वीवर की ओर से बात नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसा समझौता होना चाहिए कि ये श्योर होना, ये जितना वीवर ऑर्डर दिया गया है उतना लिया जाए। हाँ, आप 3 महीना में आप दीजिए, 5 महीना वो एक सेट करिए, आपको 3 महीना में वो नहीं बना रहा है, आप उसका ऑर्डर कैंसल कीजिए। लेकिन जब आप बीच में कह देते हो कि ये अब नहीं चलेगा, ये कैसे होगा भाई? हाँ, इसमें एक ये भी चीज़ है, एक भाई का ऑर्डर कैंसिल हुआ है, वही साव उसके दूसरे भाई को एक सैंपल दिखाता है, कहता है कि तुमसे 1000 मीटर लेंगे, वो काम उसके साथ भी वही होने वाला है। हो सकता है उसका 300 मीटर लेकर के फिर वो उसके साथ भी होने वाला है, लेकिन उसको भी कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, घूम फिर के जाएगा जानवर बूचड़ खाने की ओर। ये है इसकी कड़वी सच्चाई, कोई श्योरिटी नहीं है। बीरर चेक लोग लेते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ सिग्नेचर करना आता है, बैंक में जाइए और वो पट से कैश हो जाता है। उनके यहाँ ये अब भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंट खोला है और अकाउंट पे ही चेक लेते हैं। ये चीज़ नहीं है। ऐसा कुछ भी अगर वीवर ऐसा करे कि नहीं हम साहू जी से अब अकाउंट पे ही चेक लेंगे, हमारा चेक अगर बाउंस होता है तो हम क्लेम कर सकें, निचले स्तर पे ये चीज़ें नहीं हैं अभी ये सब कोई, और बार बार मैं कहता हूँ कोई सुधार का रास्ता नहीं है। सोसाइटी वाली जो मैंने बात बताई थी अभी, मुझे याद आया, वो चेयरमैन के सिग्नेचर से पैसा क्यों निकल जाता है, ये डाउट है मुझे कि चेयरमैन कहीं यहाँ बैठे हुए असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह को पैसे तो नहीं दे रहा है कि इस तरह से सब कुछ मेरे हक़ में होता रहे और आपके हक़ में भी हम कुछ करते रहें। ये मुझे शक है। तमाम मेंबरान को कैसे क्यों नहीं पता चलता। मैं जब बाहर निकला काम करने के लिए, मैं डायरेक्ट अपना काम करने लगा कोलकाता में, मिडिल मैन के अंडर से निकला, अपना काम करने लगा। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा सोसाइटी बनाओ, मुझे लगा मैं भी बेईमान हो जाऊंगा। सपोज़ कीजिए मेरे 50 मेंबर हैं और 25-25 हज़ार रुपया सबके नाम से आ गया, अनुदान आ गया। मेरा जी करेगा कि 1 करोड़ रुपया में से मैं इनको लोगों को दूं? मेरा मन करेगा बिल्डिंग खरीदूं। हर चीज़ में ये होता है कि आपको गवर्नमेंट ने ये कहा कि विधवा पेंशन योजना डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, और क्या होता है ना, गरीब क्या होता है, जो भी तरह का योजना है गवर्नमेंट ने ये तय किया कि सब अकाउंट में जाएगा। सोसाइटी वाले मामले में क्यों नहीं हो रहा है भाई? ये तो कहीं विदेश की ये योजना नहीं, ये संस्था विदेश की नहीं, ये भी तो इसी कानून के दायरे में आता है, इसी संविधान के मानने वालों के बीच में ना, ये क्यों नहीं? और मुझे तो ये सवाल जो आप कर रहे हैं वीवर के लिए, मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई तवायफ़ से पूछे। बहुत परेशानी है ना, इस धंधे में खड़ा होना पड़ता है ना, मुझे ऐसा लगने लगा है, मजाक हो गया है। ये सवाल आपसे पहले कितने हज़ार लोगों ने किया होगा मेरे भाई, और हर मिनट ये सवाल लोग करके जाते हैं, मतलब ज़ख्म पे नमक छिड़कने के बराबर की तरह है ये सवाल। क्योंकि वो जब भी बताएगा तो एक ही अपनी समस्या का जो समस्या अपनी है जैसी है वही तो बताएगा। आज जब वो बार बार बता रहा है, चीख रहा है, समाधान कहीं है? आपने कब देखा, आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आपने कब देखा इस शहर में बुनकरों के लिए कभी किसी प्रोफेसर के समूह ने
कभी पढ़े लिखे समूह ने एक भी धरना दिया हो बनारस में? कहने को सब आ जाते हैं, मेरी बहन आ रही है, मेरे ये आ रहे हैं, अच्छी साड़ी सस्ते दाम पे चाहिए, 20 साड़ी चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो ईमानदारी से, मैं ऐसा इंसानों में बोलता हूँ कि अगर मैंने ये आपको नकली दे दिया, थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दिया, अकाउंट नंबर दीजिए, आधा घंटा के अंदर कहीं से कोई शिकायत आ जा रही है, पैसा ले लीजिए। अगर मेरा प्योर है तो बिकेगा। क्यों? उससे महंगे दाम में बेचूंगा, क्योंकि 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद रेशम का दाम तो और बढ़ता ही रहता है ना, जस्ट लाइक गोल्ड। ठीक। लेकिन कोई समूह हमको आज तक ऐसा नहीं मिला, तुम आओ ना 10 लोगों को दो ना, हम बात करते हैं, चलते हैं ना। एक भी समूह ऐसा नहीं मिला। बहुत सारे पत्रकार भी यहाँ पे हैं, बहुत सारे एनजीओज़ भी हैं, वास्तव में हमको कहीं नहीं दिखा। और मैं उन लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ अगर जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो मुझे दिखा नहीं। कोई आदमी थे बनारस में, जीआई एक्सपर्ट बोल के हैं बनारस में, उनका शुरुआती मैंने काम देखा, वीवर्स के लिए काम किया, एनजीओ बनाया। जब उनको पद्मश्री मिल गया, कहाँ हैं? बात सब लोग करते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, कहाँ जाता है वो कंधा? बहरहाल ये मेरा अपनी कम्युनिटी का दर्द है। बनारस में आपके देखे मुसलमान कैसा है? मतलब बनारस में मुसलमान अभी कैसे रह रहा है, मैं ये पूछना चाहता बनारस में मुसलमान रह रहा है। कैसे रह रहा है? जैसे सब रह रहे हैं वैसे वो भी रह रहा है। जो गरीब है गरीब की तरह रह रहा है, जिसके पास पैसा है पैसे वालों की तरह रह रहा है। हाँ, गर्म हवा है अगर, तो वो उसको लगेगी ही लगेगी। गली में निकलेगा तो लगेगी, घर में रहेगा नहीं लगेगी। मेरी ये समझ है कि एक मतलब भारत जैसे देश में या कहीं भी, अब तो कहीं भी मुसलमान की गरीबी और एक गैर मुसलमान की गरीबी में फ़र्क है, उसकी समस्याओं में फ़र्क है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? ये फ़र्क ज़रूर है, लेकिन बहुत साफ तरीके से नहीं दिख रहा है। ऐसा है, लेकिन हम ये भी देखते हैं जिसको हम मलिन बस्ती बोलते हैं, जब हम उधर देखते हैं तो चूँकि मलिन बस्ती में सफाई कर्मी रहते हैं अधिकतर, तो ये देखा गया है मलिन बस्ती जिसको हम बोलते हैं उसमें अधिकतर सफाई कर्मी रहते हैं। वहाँ भी गंदगी होती है, वहाँ भी गंदगी रहती है, उसके आसपास भी कूड़ा खाना होता है। और मुस्लिम कम्युनिटी जो वीवर कम्युनिटी है उसमें भी रहता है, तो इसको बहुत धार्मिक रूप से कैटेगराइज नहीं कर सकते। लेकिन जो वीवर कम्युनिटी है बनारस की, उसमें थोड़ा ज़्यादा है सफाई वगैरह की समस्याएं, उसमें थोड़ा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कि वो आज भी पढ़ा लिखा नहीं है और थोड़ा दबा हुआ है, कई तरीके से दबा हुआ है। जैसे कि वो जो मेहतर है, सफाई कर्मी है, उसको पता है उसके बुलाने से नहीं आएगा, क्योंकि वो उससे अमीर है। उस पैसे में, उस वीवर से जिस बस्ती में उसको सफाई करनी है, वो पैसे में उससे अमीर है। वो इसलिए झाड़ू लेके आ रहा है, उसकी मजबूरी है कि वो वहाँ से तनख्वाह मिल रही है उसको ना, मेहतर को। वो तो सरकारी सर्वेंट है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट है वो, तो उसको वहाँ से तनख्वाह मिल रही है, तो वो मनमानी ही सही पर वो उसको अपनी ड्यूटी तो करना ही है, करता है, आता है। लेकिन जिस बस्ती में सफाई कर रहा है, उस अगर वो वीवर कम्युनिटी है तो वो दबे कुचले वीवर की हिम्मत नहीं है कि उससे कह दे भैया 2 दिन से आप आए क्यों नहीं। क्योंकि हर जगह गरीब अमीर का फ़र्क है, तो वो भी अमीर है, हो सकता है वो 4 व्हीलर रखे हुए हो, उसके घर में एसी लगा है, मेहतर के घर में एसी लगा है। और ये जिनके दरवाजे पे ये सफाई कर रहा है, इनके पास तो हाथ का पंखा है,
लाइट जाने के बाद, या अपना गमछा से भी इनको अपना पसीना सुखाना है। तो यहाँ पे आकर के एक अमीर गरीब की बात आ गई ना सामने। वो क्यों आएगा इनके पास? क्या ये सिर्फ अमीर गरीब की बात है? ज़्यादा अमीर गरीब की बात है इसमें, ज़्यादा अमीर गरीब की बात है। अगर अमीर गरीब की बात नहीं होती तो इसको शिकायत करने की भी कोई जगह मिलती कि वहाँ पे अब शिकायत करोगे तो ये आ जाएंगे। चूँकि ये पैसा इनके पास है, कोई गरीब पैसे वाले के ख़िलाफ़ किसी भी क्षेत्र में अगर शिकायत करना है तो करता है, तो ये जो जिसके ख़िलाफ़ शिकायत हो रही है, ये अगर पैसा वाला आदमी है तो ऊपर वाले को संभाल लेगा। ज़्यादातर यही देखा जाता है। तो शिकायत करने से पहले जो इसका दिन था, शिकायत करने के बाद और दुर्दिन आ जाएंगे कि नहीं? एक डर तो इसको ये भी तो है। वो 2 दिन के बाद चला भी आता था, अब तो पूरा कूड़ा इकट्ठा करके मेरे ही दरवाजे पर रख देगा ना, अगर हम उसकी शिकायत करेंगे। ऊपर तो वो संभाल लेगा। इसको कहीं विश्वास नहीं है ना कि हम वहाँ जाएंगे तो मेरी समस्या। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि वो मेहतर से नहीं बोल सकता, ऑफ़िस को कैसे फेस कर सकता है? उसको लिखना नहीं आता। वो किसी वकील के पास जाएगा एप्लीकेशन लिखवाने के लिए। वकील साहब एप्लीकेशन लिख देंगे, लेकिन वो उनके साथ नगर निगम के ज़ोनल ऑफ़िस में नहीं जाएंगे एप्लीकेशन लेकर के। वो तो इसको ही जाना है। और आप समझते हैं ऑफिसेज़ के हालात, वहाँ रख दीजिए। हम खुद जाते हैं, अरे वहाँ रख दीजिए। वो रद्दी में फेंका गया कि कहाँ गया? कोई श्योर है कि हाँ हमारे यहाँ का नियम, हमारा संविधान, हमारा जो दस्तूर है वो कोई है कि हाँ ये एप्लीकेशन हमने आज यहाँ दिया था? कोई श्योर है बताइए? 50 एप्लीकेशन किसी ऑफ़िस में हम दे के आएंगे, ये श्योर है कि 50 एप्लीकेशन यहाँ पड़े हैं आज? कोई इतना बड़ा पर्चा भी देता है कि हाँ आज अपने एप्लीकेशन हमारे यहाँ दिया? ये सब बुनियादी कमियां हैं ना। मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा है कि मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ? नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। कल उससे ये कह दिया जाएगा कि एप्लीकेशन कहाँ दिया था, झूठ बोल रहे हो, फिर जाएगा वकील साहब के पास। तो उस अंधे आदमी को बताइए ना कि उजाला इधर है भाई, ऐसे मिलेगा? कोई एक व्यक्ति बता दीजिए हमें, कोई एक नाम बता दीजिए 20 साल के अंदर कि बनारस के कमज़ोर वर्गों के लिए लड़ते लड़ते एक आदमी हॉस्पिटल में चला गया। उस कमज़ोर के पास इतनी ताकत नहीं है खुद से खड़ा हो जाए, उसको सहारे की ज़रूरत है ना। हम लोग उस पर लेख लिखेंगे, हम लोग उस पर भाषण दे देंगे, सब कर देंगे, तो उसका क्या हुआ? हमें तो सबसे पहले उधर न देखना है। हमें कभी कभी मंच से आवाज़ आती है कि देश के आखिरी आदमी तक, ये आखिरी आदमी नहीं है, ये जो गरीब है ये आखिरी आदमी नहीं है, ये इसने एप्लीकेशन यहाँ दिया है, ये श्योरिटी नहीं है, तो और बाकी बात तो बाद में होगी। और ये तो उन ऑफिसेस की बात है जो कि पुलिस जिसमें इन्वॉल्व नहीं है। पुलिस और मुसलमान का संबंध जो है वो तो और भी बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ख़राब है। बनारस में मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, बनारस में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुस्लिम वीवर के फॉर्म में खड़े होकर के मुस्लिम वीवर का बयान दर्ज करा दे किसी भी थाने में। अच्छा, ये लड़ाई अगर उसी वीवर कम्युनिटी का कोई बड़ा आदमी है और वो जो शिकायत करता है वो गरीब है, वहाँ भी वैसा ही होगा कि वो मैनेज कर लेगा। बहुत सारे पोर्टल खुले हुए हैं और ये हो रहा है, यहाँ लिख दो, वहाँ। अच्छा चलो, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की सहायता से वो उस पोर्टल पे एप्लीकेशन दर्ज करा देता है, लिखवा देता है। चलो, क्या गारंटी है कि जो वहाँ से जांच आएगी, इधर क्षेत्रीय जो दरोगा आएगा, इसके खिलाफ ही कुछ ना लिख दे? ये सब जाली, ये सब झूठ है। क्या गारंटी? साहस कब बढ़ता है? जब गरीबों के पक्ष में 2-4 फैसले आते हैं। यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है सदियों से, हमें लगता है। पहले हमारे बचपन में हम देखते थे, दीवानी की लड़ाई होती थी
तो बहुत बार बहुत से अमीर आदमी का मकान भी गरीब खड़ा होकर खाली करा लेता था, मैंने देखा हुआ है। मुकदमा जीत गई ली, ऑर्डर हो गया, अब बड़े आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम जो कब्ज़ा किए हुए था। अब ऐसी मिसाल आज के ज़माने में आपको कहाँ मिल रही है, हमको बताइए। कभी आपने देखा ऐसा कुछ, एक भी वाक़या ऐसा मिला आपको? इसीलिए मैंने बोला था फासले जो बढ़ रहे हैं वो ख़त्म कैसे होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और काम न करने के लिए एक बहुत बड़ा बहाना एक फ़ैशन में आ गया है, हमारे पास वक्त नहीं है। मेरे पास फ़ोन आएगा, मैं झूठ बोल दूंगा किसी से, मेरे पास वक्त नहीं है। अब भी मेरे भाई को एडमिट करना हो हॉस्पिटल में तो मेरे पास सब वक्त निकल जाएगा। बनारस का कल्चरल सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो या ना इस तरह का, वो कैसा देखा आपने अपने देखने में? देखिए, जितना मैंने देखा है बनारस का, ये तो सब जानते हैं, ये कल्चरल रूप से ये बहुत मज़बूत है बनारस। लेकिन मैं अगर उधर जाऊं, मुस्लिम कम्युनिटी के कल्चर की मैं बात करूं, उसके कल्चर पे प्रभाव पहले तो मौलाना का है, उसके बाद सरदार लोगों का है लोकल। जो कि आपने शुरू में बताया अभी। हाँ, हाँ। तो उसका कल्चर जो भी है, ईद मनाना है, उसमें मौलाना का बहुत बड़ा वो है, वो नियम तय होगा, ये करना है, वो करना है। तो वो उनके अधीन है, वो अपने मौलाना के अधीन है। लेकिन ये भी एक चीज़ बहुत बड़ी है और वो बहुत अच्छी चीज़ है। हज़ार मौलाना का प्रभाव है, उसके बावजूद भी यहाँ का मुस्लिम वीवर या अन्य मुस्लिम जो हमारा भारतीय कल्चर है उसका पुट अपने उसमें दिए रहता है, अपने कल्चर में। उससे वो पूरी तरह से अलग नहीं। हज़ार फतवे उस पे आ भी जाएँ तब भी वो एकदम प्योर, वो जो इस्लामी है उसको नहीं। जो यहाँ का मुसलमान है वो उसमें थोड़ा पुट ज़रूर देता है। शायद वो यहाँ का रहने वाला है, इसीलिए ये रंग उस वक्त चाहे किसी भी सूरत में हो, है ज़रूर उस पे। जैसे कितना भी पाँचों वक्त का नमाजी हो, वीवर के यहाँ, अगर वो उस वीवर के यहाँ शादी होती है तो वो घोड़ा जब आता है दूल्हे को लेकर के, तो एक कोई महिला या कोई घर का बुज़ुर्ग एक कोई ऐसी चीज़ में चने की दाल और उसमें कुछ रुपया पैसा वो रख के ले आती है। उसको वो लोग उस रस्म को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कोई इस्लाम का ऑर्डर हो, नमाज की तरह। लेकिन वो यहाँ इंडियन कल्चर है, वो इस्लाम से इसका लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, अब सपोज़ कीजिए दूर से बारात आई है, अभी सारे लोग खाना खाएंगे क्योंकि वो मेहमान हैं, थके हुए हैं, दूर से आए, उनको पानी पिलाओ, ये करो। वो उसका जो भोजन है उसको भी दिया जाएगा। तो ये हमारा अच्छा। अब सपोज़ कीजिए दुल्हन आई है, उसके बाद तो वो दुल्हन जहाँ बैठेगी तो वहाँ पे उंगली का छाप दिया जाएगा, कत्था से या किसी ऐसे कलर से जो मैरून कलर का होगा, छाप दिया जाएगा। और वो एक डोई काठ का एक चम्मच होता है, वो डोई जिसको बोलते हैं, दाल निकालने के लिए होता है। वो रख करके चारों तरफ आटा से वो करके उसका अल्पना टाइप का उसका एक डिज़ाइन वाइट बनाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें इस्लामी नहीं हैं। अच्छा, मौलवी को पता भी नहीं है, अगर जांच करके मौलवी जान भी लेगा तो ये ख़त्म नहीं कर पाएगा। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे ग्वालन और कोठली वो लोग बराबर दिलाते थे, मेरे घर में अभी भी आता है। तो कोई दिन है, दशमी का दिन है, दाना ही खाया जाएगा। और वो जो चीनी वाला खिलौना है, वो धागे में पिरोया हुआ, वो सब ही होगा। वो मौलाना हमको दूर नहीं कर सकता उससे। यहाँ पे वो चीज़ नहीं यहाँ तक नहीं आई है। उस इस्लाम और वो जो है इसको वो ख़त्म नहीं कर पाया है। ये भी अपना एक रंग है बनारस में। जैसे मेरे पिताजी कहा करते थे कि जिसका त्यौहार है उस दिवाली का, उसके यहाँ 2 किलो मिठाई आएगी, मैं 50 किलो मिठाई ख़रीदता हूँ। क्यों? कि सारे कारीगर को 1-1 किलो मिठाई दूँगा और जो उसके यहाँ जो जूनियर कारीगर है उसको, बच्चा जो है उसको आधा-आधा किलो मिठाई दूँगा। तो हम लोग जाते थे दौरी में 50 किलो 60 किलो मिठाई ख़रीदते थे।
तो ये भी अलग चीज़ है। ये कौन जानेगा कि जिसका त्यौहार है वो 2 किलो मिठाई लाया लाया है, और जो पाँचों वक्त नमाज़ पढ़ रहा है, ठीक है, वो पूजा भी नहीं करेगा दिवाली का। क्या क्या रंग है ये ना। और ये सिर्फ बनारस में है, ये बनारसीपन है। और भी तरह की चीज़ें हैं, जैसे हम बोले इसके पहले कि और वो मिठाई अपने सारे कारीगरों को देंगे, सारे कारीगरों को देंगे, वो एक चीज़ है अलग। हिंदू हो या वो मुसलमान। हिंदू हो मुसलमान, ज़्यादातर मुसलमान ही हैं कारीगर, तो उनको मिलेगा। दूसरी चीज़, पिताजी कहेंगे चलो भरत मिलाप दिखाने चलो, ले चलते हैं, और भरत मिलाप दिखाने ले जाएं, यही भगवा के पास हम लोगों को ले जाते थे। 2 भाइयों को कंधे पे बिठा के खड़े हो जाते थे, और ये विभूति नारायण सिंह जी जो जाते थे इधर से भरत मिलाप देखने, इनकी हाथी हम लोग देख के समझ जाते थे कि यही भरत मिलाप है। अच्छा मतलब ये जो हाथी वो बैठ के जाते थे, हाथ जोड़ते हुए जाते थे, तो हम लोग समझ जाते थे यही भरत मिलाप है। अब वानर सेना, तखतरामा, वो सब पूरा जा रहा है, सब देखते थे। ली राजा साहब को देख के हम लोग समझ जाते थे कि असल में भरत मिलाप यही है। ठीक है, जब हम लोग बड़े हुए, होश संभाले, तो पता चला वो नाटी इमली में राम लक्ष्मण भरत उन लोगों का मिलाप होता है, उसी को भरत मिलाप कहते हैं। तो ये सब कल्चर हमारे यहाँ है, अभी भी है, अभी भी है। हम लोग जीते हैं। मतलब बच्चे चिल्लाने लगेंगे, अरे हमको मेला दिखाने ले चलो 10वीं पे, ठीक है चलेंगे। लेकिन हाँ, कहाँ थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ नवमी होती है, रात भर सारे लोग जाते हैं दर्शन पूजन के लिए। वहाँ पे अगर 10 उजड़ मुस्लिम घुस जाएं, वो सही नहीं है, क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है वहाँ पे। ये लफंगी करने के, वो तुम्हारा वहाँ पे काम क्यों है? क्या काम है तुम्हारा वहाँ पे? तुम तो प्रतिमा के आगे श्रद्धात्मक रूप से हाथ जोड़ने नहीं जाओगे। तुम उस भीड़ में जाओगे ही क्यों? अगर किसी को एतराज़ हो गया कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और किसी को लगने लगा कि नहीं ये अभद्रता करने आया है, किसी ने दो चाटा मार दिया, तो ये तो वो दूसरी तरह से वो हो गया। खैर, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, कोई भी कहीं भी आ नहीं जा जाएगा क्यों? हमारे यहाँ नमाज हो रही है, नमाज में हम लोग हैं, अगर 10 लोग आ जाएं इस तरह से तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आपका कोई काम है यहाँ पे तो ज़रूर आप आइए मेरे भाई, घर है, कौन मना कर रहा है? मज़ा लेने आप क्यों आओगे मेरे भाई? तो ये सब चीज़ें हैं ख्याल रखने की। यहाँ पे आप ये नहीं दिखा पाइएगा ये अभद्रता है, यहाँ पे आप ये नहीं कहिएगा कि ये हिंदू मुस्लिम कल्चर है, ये कल्चर नहीं है। आपसे अगर ये कहा जाए, मैं अब उधर से भी आ रहा हूँ, अगर ये कहा जाए कि आप ऐसे कर दीजिए, तो फिर आपका मौलवी उस बीच में आ जाता है, मानसिकता, नहीं नहीं ऐसे हम क्यों करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे। जब तुम ऐसे नहीं कर पाओगे वहाँ क्यों गए थे? ये सब भी चीज़ें हैं। तो अच्छा, इधर वाला आदमी अगर ये क्वेश्चन उठाए कि तुम यहाँ क्यों आए हो, इसके पहले कि उधर वाला आदमी क्वेश्चन उठाए कि तुम वहाँ क्यों गए थे, हम अपने को संभालें तब ना अच्छा रहेगा भाई। इसके पहले कि उधर से कोई सवाल उठे, हम खुद ही उस संयम बरतें, हम नहीं जाएं। इधर से भी वैसा ही है। एनीवे सर, जो इंक्लूसिव कल्चर या जिसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, गंगा जमनी तहजीब, उसके जो हामी लोग थे दोनों तरफ से, हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी, मानते थे कि एक मिली जुली संस्कृति, आपसदारी होनी चाहिए। क्या हिंदुओं का तो मैं जानता हूँ कि उनका जो एक कॉन्फिडेंस है वो उनके अपने सोसाइटी में कम हुआ है। उनके अपने ही लोग उनको एक तरह की कम नज़री से देखते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि नहीं, कोई हिंदू ब्राह्मण कहे कि अपने घर में कि नहीं, हमको मुसलमानों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, हमको उनको देख के दूर दूर नहीं भागना चाहिए, तो उसकी बात का महत्व जो है वो 14 के बाद से कम होता ये गया है। बहुत बड़ी सच्चाई आप बयान कर रहे हैं। क्या ऐसा ही मुसलमानों में भी है? हाँ ऐसा ही है, पर उसका स्वरूप दूसरा है। जाहिर है, क्योंकि उधर क्राइसिस है, इधर क्राइसिस नहीं। हाँ उसका स्वरूप दूसरा है।
अ, इधर जो जो जैसा कि आपने बताया, इधर जो मना किया गया, तुम इस तरह की बातों के पक्षधर हो, ये सही नहीं है। जो इधर बोला गया, तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि इधर गंगा जमुनी तहज़ीब जीने वालों की संख्या कम हो रही है। तो इधर संख्या कम हो रही है, तो उधर तो और भय बढ़ रहा है ना। जो अल्पसंख्यक है उसके अंदर तो भय बढ़ेगा ना, क्योंकि यहीं से लोग तो खड़े होकर के कहते थे हम हैं, घबराने की बात नहीं है। हमारे यहाँ खुद जैसे कोई तरह की बात होती थी, हम लोग शिया लोग हैं, जनसंघ परिवार के लोग, जनसंघ के लोग, हमारे आसानगंज चौराहे पे लोग, गोवर्धन साव, मुकुंद साव, ये लोग हमारे यहाँ गली में आते थे। पिताजी दादाजी के ज़माने में वो लोग कह के जाते थे, जहाँ हम लोग अल्पसंख्यक थे, हम लोग शिया लोग, उन लोगों से कह के जाते थे ये लोग हमारे मेंबर हैं। हिंदुओं से या मुस्लिमों से वो लोग कह के जाते थे, ये लोग सुन्नी हमारे लोगों से? सुन्नी लोगों से, ये लोग हमारे मेंबर हैं, इनको कोई तरह की तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। ये सपोर्ट मिलता है ना इससे। आज के ज़माने में वैसे लोग कम हो गए हैं। अब तो कोई कभी ऐसा नहीं आके कहता हम लोग हैं, कोई तरह की परेशानी होगी तो बताना। बल्कि वो खुद कहने से डरेगा अगर कोई ऐसा कह सकता है। राइट। हमें अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटा था लेकिन मुझे याद है, बाबू लल्लू सिंह एक आदमी हुआ करते थे, रतन सिंह यहाँ डिप्टी मेयर हुए बनारस में, उनके पिताजी बाबू लल्लू सिंह। तो एक बहुत बड़ा दंगा हुआ, तो हमारे यहाँ एक शायर होते थे गुलजार बनारसी, राजापुरा में। गुलजार बनारसी और एक मुन्नू बाबा, तो दो मुस्लिम नाम मैं बता रहा हूँ, और बाबू लल्लू सिंह, ये लोग गश्त कर देते थे मोहल्ले में, रात में मुस्लिमों के मोहल्ले में गश्त देते थे। अब चूँकि वो दारानगर से लगा हुआ पूरा क्षेत्र हम लोगों का है, वो गली बागेश्वरी जी की ओर जाती है, उस गली में ये लोग गश्त करते थे, कोई तरह की बात नहीं है। वही सवाल मैं आज आपसे करूँगा, एक भी एग्ज़ाम्पल आप दे दीजिए बनारस में ऐसा। सपोज़ कीजिए कोई तरह का धार्मिक या हिंदू मुस्लिम कोई तरह की बात हो गई, कहाँ हैं वो बड़े लोग, इधर के भी और उधर के बड़े लोग कहाँ हैं? मुफ्ती बनारस की बाइट आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में, सबको संयम बरतना चाहिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं, ये सब घिसा पिटा कुछ होता है, सबकी तरफ से एक ही तरह की बात सब लोग बोल देते हैं, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, साथ में आकर के कहाँ खड़े हो जाते हैं भाई। मैत्री भवन में कुछ कार्यक्रम होते हैं, एक सरदार जी आ जाएंगे, एक फादर कोई आ जाएंगे, एक मुफ्ती बनारस आ जाएंगे, ये 4-5 लोग आकर के, यही है, इतने ही लोग हैं बनारस में, वो नीचे क्यों नहीं उतर रही ये चीज़ें? 4 लोग बैठ कर के जलपान कर लिए, और उससे आपको पता है मुफ्ती बनारस को ये है कि सारे मुसलमान हमको फॉलो कर रहे हैं, कोई नहीं मानता उनता इस तरह से। और वो जो फादर आते हैं उनको पता है कि सारे क्रिश्चियन हमको मान रहे हैं, हम जो कहेंगे वो करेंगे। वो चीज़ें नीचे उतारिए ना मेरे भाई, आप बोलिए अपने लोकल जो हम आपके वर्कर हैं वो नीचे बोलिए कि आप लोग आपस में मिलिए, कौन सा प्रोग्राम ऐसा कर रहे हैं हर संडे को या हर महीने, कौन सा ऐसा प्रोग्राम। अच्छा वो नहीं मिल रहा है तो पहले तो होली मिलन, ईद मिलन ऐसे होता था, लोकल उस पे होता था शहर में, अब वो चीज़ें कहाँ हैं? ईद मिलन, होली मिलन मोहल्ले मोहल्ले, गलियों गलियों होता था, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ जाता था, कहाँ है? ये अलग बात है, बकरीद पे वो दूसरी तरीक़े का त्यौहार है, उसमें नहीं जाएगा। होली पे दूसरे तरीक़े का त्यौहार है, मुस्लिम उधर नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद भी तो लोग मिलते थे ना, वो जो करीबी थी, वो नज़दीकी थी, वो कहाँ है? तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आप कोई ऐसे आयोजन अगर करेगा, मुझे अच्छी तरह याद आ गया अभी, एक सवाल उठा था, राजेश मिश्रा यहाँ के सांसद थे, न्यूज़पेपर में आया कि ये जब से सांसद हुए हैं इन्होंने ईद मिलन कराया है कई बार, होली मिलन कभी नहीं कराया। एक वर्ग विशेष के लोगों ने अखबार में बयान दिया, आया। मुझे लगता है कि ठीक है, होली मिलन भी होना चाहिए, पर ये क्यों है कि वो ईद मिलन नहीं होना चाहिए? ये क्यों है कि वो नहीं होना चाहिए? दोनों ओर से जितना मिलेंगे उतना अच्छा होगा।
मैं नाम नहीं बताऊँगा। एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं बनारस में, वो भी हैं, और उनके कॉलेज में मुझसे बात हो रही है। मैं बहुत छोटा हूँ, आज के 15-16 साल पहले बात हो रही है। उनसे मैंने एक क्वेश्चन रखा, मुझे समझ में नहीं आता कि आप कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस में जब कोई तरह का कल्चरल प्रोग्राम होता है तो आप गणेश जी की मूर्ति रखते हो और शुरुआत करते हो, पुष्प अर्पित करते हो, कार्यक्रम की शुरुआत करते हो, दीप जलाते हो, राइट, दीप जलाते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप बहुसंख्यक हैं, आपने थोप दिया, आपके यहाँ 2 क्रिश्चियन लड़कियाँ बैठी हैं, 2 सरदार जी भी हैं, 2-4 मुस्लिम भी हैं। कभी उनसे पूछा कि आप आके 2 लाइन अपने कुरान शरीफ का भी आके पढ़ दो मेरे यहाँ खड़े होकर के? उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? साल में 10 बार आपने गणेश जी को आगे रख के और दिया जला के शुरू किया, साल में 1 बार उसको क्यों नहीं बुला लिया इधर? तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? मैं एकदम आश्चर्यचकित, वो बात ज़िंदगी में मुझे नहीं भूलेगी। उन्होंने क्या कहा? देश मेरा है, और वो बीजेपी की नहीं है। कहा देश मेरा है, ये लोग बाहरी लोग हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आम लोगों से आप क्या बात कर रहे हैं? एक चीज़ ये भी है, सिर्फ एक तरफ से नहीं है, उधर से भी ऐसी बातें हैं। हमारे जैसे गंगा जमुनी तहज़ीब जीने वाले पे क्या गुजरेगी बताओ, जो एक सवाल सिर्फ उनसे पूछा था, कभी इसको भी बुला के उधर पढ़वा दो। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कोई मतलब देश के ख़िलाफ़ जाकर के, संविधान के ख़िलाफ़ मैंने ऐसा कुछ बोल दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीएचयू में जाके देखिए, सारे कॉलेजेस में जाके देखिए, कभी भी उन अल्पसंख्यक लोगों को बुला के बोला जाता है अपने धर्म का भी थोड़ा बोल दो आप लोग। इसके लिए वो जब सवाल करेगा तो बहुसंख्यक को लगेगा कि ये हमारा जो अधिकार है उसमें से कुछ पाना चाह रहा है। जब आप खुद बुलाओगे तब उसका हौसला और बढ़ेगा, उसको खुद बुला के बोलना चाहिए ना। तुम ऐसा फील मत करो, हम लोग आज सुनेंगे, तुम भी अपने धर्म से कुछ बोलो ना। ये सब बुनियादी सवाल है। एक चीज़, सर सपोज़ कीजिए कोई स्कूल बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहा है, अगर उसका मैनेजर, उसका संस्थापक वो उस कल्चर का है, वो ऐसे ही करेगा, हर समय बुद्ध जी की प्रतिमा रखेगा। कोई अगर मुस्लिम स्कूल है इस तरह से, वो यही करेगा। उसके यहाँ अगर 2-4 बच्चे हिंदू पढ़ रहे हैं, नॉन मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हर वक्त कुरान शरीफ की आयत से शुरू करेगा। क्यों भाई? कभी उसको भी सुनो ना। अच्छा, बात करने के लिए हम बहुत लोग बोलते हैं कि सारे धर्म की बुनियाद एक ही है, सब शांति, सब अमन की बात करते हैं। तो वो जो 2 बच्चा आपके यहाँ बैठा हुआ है जो अल्पसंख्यक है, आपके यहाँ भी, तो वो क्रिश्चियन भी हो सकता है अल्पसंख्यक, वो हिंदू भी अल्पसंख्यक हो सकता है, मुस्लिम बहुल उसमें वो भी अगर अल्पसंख्यक है, तो उसकी बात क्यों नहीं सुनोगे? उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करोगे? एक और बात है बनारस की, मैं बोलता हूँ कि अभी आप लोग भी सुनते होंगे, सिर्फ नमाज और इसकी बात होती है, धर्म इस्लाम की बात होती है, देश और संविधान इस सब चीज़ों से मतलब नहीं होता। ये बात भी आई, आपको पता है? मुसलमानों के लिए। हाँ, आपको पता है जो मदरसे होते हैं उनमें तिरंगा लहराया जाता है। जो मदरसे मस्जिद में चलते हैं, बहुत सारे मदरसे मस्जिद में भी चलते हैं, उनमें भी तिरंगा फहराया जाता है। और अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी रमज़ान के दिन में आ गया तो वो रोज़ा रख के भी वैसे ही करता है। हम कभी रिपोर्टिंग करने गए ही नहीं ना ऐसी जगह पे, वो हम लाते नहीं वो चीज़ को। सारे मदरसों में ये सब हो रहा है। और ऐसा कुछ नियम कुछ सालों से ये बना है कि जब तक वो चीज़ें आप प्रमाणित नहीं करोगे, आपका अनुदान नहीं आएगा, आपका पैसा नहीं आएगा। जो मदरसे गवर्नमेंट के सहायता से चलते हैं,
तो जब वो चीज़ें आप श्योर हो कि हाँ ये सब ये होता है, वो सब चीज़ें ऊपर क्यों नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? उफ़! एक देखिए, नीचे-नीचे जो चीज़ें होती हैं ना, अलग-अलग तरीके के हैं, और जो हमने शुरू में बोला था फासले, आपने कभी सुना ज़रूर होगा, आपसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ और मैं चुप नहीं रहूँगा अब यहाँ पे। आपने कभी सुना होगा कि मक्केश्वर महादेव, वो मक्का में हैं और हमारे शिव जी के उन्होंने बंधक बना लिया है। हमारे शिव जी इतने कमज़ोर हैं, गंगा जल जब डाल देंगे तो वो चले आएँगे। मैं एक सवाल करता हूँ, जब ऐसी चीज़ें करके आप बच्चों-बच्चों में फ़ासला बढ़ा रहे हो, हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, सपोज़ कीजिए मेरी वाइफ़ केंद्रीय विद्यालय में है, वहाँ बच्चे अगर 2-4 मुस्लिम बच्चे हैं, उनको बताते हैं कि इन सबों ने ना हम लोगों के महादेव जी को ऐसे करके रखा है। मैं कहता हूँ कि ये सब चीज़ें अफ़वाह ना फैला करके सीधे नरेंद्र मोदी जी को बोलो कि आप जाकर के वहाँ जाकर क्यों नहीं बताते हैं संयुक्त राष्ट्र में कि हम ये ले जाएँगे। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आप माँग करते हो कि नहीं, ये मेरा तख़्त है, ये मेरा हीरा है, उसके लिए आप माँग कर सकते हो कि नहीं? अगर सच है, तो आप बड़े पैमाने पे आवाज़ उठाओ, संयुक्त राष्ट्र में बोलो। योगा को अंतर्राष्ट्रीय कराने के लिए आप कर सकते हो, और हमारे शिव जी को वहाँ बंधक बना के रखा गया है। या तो ये नीचे वाली जो चीज़ है, बच्चा-बच्चा अफ़वाह उड़ा रहा है, या तो इसको ख़त्म करो, या तो वहाँ से लेके आओ। क्योंकि पीस कैसे होगा? एक तरफ ये बच्चा एक दूसरे बच्चे से भेद करके क्वेश्चन कर रहा है, ऊपर से उसको बताया जा रहा है, और आप ऊपर जाके काम नहीं कर रहे हो, मना भी नहीं कर रहे हो। मतलब इस तरह की चीज़ें फ़ासला बढ़ने वाली है। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया। हम लोग शिया कम्युनिटी के लोग हैं। बनारस में फिर मैं भूल गया था, बनारस में मैं आ रहा हूँ। ये दारा नगर हरतीरथ पोखरा जो है, हरतीरथ पोखरा के पीछे, और ये दारा नगर मृत्युंजय महादेव जी का जो मंदिर है, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बाईं ओर एक गली है, गधावा वाली गली उसको बोलते हैं। वहाँ एक मंदिर है, अरे मस्जिद है। वो मस्जिद है, जब दारा शिकोह दारा नगर में आया, उसी के नाम से दारा नगर नाम रखा गया। दारा शिकोह जब बनारस में आया, यहीं ठहरा, और उसी ने वो मस्जिद बनवाई। वो शाही मस्जिद है, जैसे ज्ञानवापी। उसमें फव्वारा लगा था, फव्वारा वाले मस्जिद। वो आज भी फव्वारा वाली मस्जिद ही बोली जाती है, ठीक। उसके जितने पेपर्स निकालेंगे अब तक के, उसमें फव्वारा वाली मस्जिद ही है। तो 20 साल पहले, 15 से 20 साल हुआ। अच्छा, उसकी कहानी ये है कि शिवरात्रि के दिन लोग आते थे, उस फव्वारा को लोग वो मानते थे कि ये मेरा वो जैसे आराध्य, जिसको जहाँ पूजा करेंगे, वो लोग मानते थे। और हमारे यहाँ डॉक्टर नाज़िम जाफ़री के पिता हकीम मोहम्मद काज़िम, उनके पिताजी के नाम दालमंडी का रोड है, हकीम मोहम्मद जाफ़र रोड। वो हमारे यहाँ के शिया कम्युनिटी के बड़े लोग बैठे और बोले कि यहाँ से कुछ लोग गए इधर के, कहने लगे कि ये 60-70 साल पहले कहने लगे कि ये हम लोग ले जाएंगे बाहर, ये जो हम इसको मानते हैं, पूजा करते हैं, हम इसको बाहर ले जाएंगे, कहीं स्थापित करेंगे। उन लोगों ने हाथ जोड़ के कहा, नहीं, ये क्यों ले जाइएगा आप लोग, कौन सी दिक्कत है? क्योंकि शिवरात्रि के दिन सारे लोग जाते थे, पूजा करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 15-15 साल पहले उधर के जो लोकल नेता होता थे, लोगों को ले गए और रात ही को उसको तोड़ दिया, फुहारे को तोड़ करके काला बड़ा शिवलिंग बना दिया। चूँकि शिया कम्युनिटी इतनी कम है, पूरे बनारस से मात्र 10,000 है, उनकी हिम्मत है बोलने की। फ़ौरन पुलिस आई और उसने कहा कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, जैसे है वैसे ही। अब जैसे है वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वही नहीं, अब जो हमारी नमाज़ होती है, तो वहाँ पे रोज़ अब आरती होती है सुबह शाम, और अक्सर मेरी नमाज के टाइम ही होती है। कहाँ जाएगा वो आदमी, बताइए? ये बड़ी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को कम करने के लिए क्या हो रहा है?
अगर हम जाएंगे समझाने तो ये हो रहा है कि तुम हमको मूर्ख बना रहे हो। मैं अगर गलती करूँगा, मेरे पिताजी या मेरे बड़े भाई, मेरे घर के ही लोग तो संभालेंगे उसको। ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। चलो मान लिया कि वो ज्ञानवापी का बड़े उस पे है और वो है, यहाँ पे क्या है बताइए? ये सारी चीज़ें दर्द हैं। और एक बार देखिए कमी कहाँ होगी, एक बार वहीं की जो मुतवल्ली कहते हैं, जो देख रेख करता है आदमी, वो वक्फ बोर्ड की ओर से वो रजिस्टर्ड होता है वो, तो उसको इतना अधिकार होता है कि वो अगर ताला खोलेगा तो आप अंदर जा सकते हैं, नहीं खोलेगा तो नहीं जा सकते। मुतवल्ली उसको कहते हैं। तो उस मुतवल्ली ने किसी यादव जी को 2 बिस्वा ज़मीन बेच दी। अब मस्जिद की कब्ज़ा करा दिया, बेच तो नहीं पाएगा, वो वक्फ की ज़मीन कैसे रजिस्ट्री होगी, या करा लिया होगा। तो मेरे पिताजी वहाँ नायब पेश इमाम, मतलब जो शिया कम्युनिटी का जुम्मा होता था एक जगह पूरे शहर में होता था, क्योंकि इतनी कम संख्या है, सारे लोग एक ही जगह आएंगे, उस वही हमारी जुम्मा मस्जिद है। तो पिताजी को पता चला, तो हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। झिंगन साहू यहाँ के शहर उत्तरी के एमएलए हुआ करते थे, उनके लड़के घनश्याम बाबू से हम लोग ज़री लेते थे, तार बनारसी का। पिताजी को पता चला, वहाँ गए, घनश्याम बाबू ये बात है, हमारे मस्जिद में ऐसा हो गया है। फ़ौरन आए, चलो मैं बात करता हूँ, और वो तैयार कर दिया। उस जिसने कब्ज़ा किया था, जिसने ख़रीदा था, उसने कहा कि देखिए इन्होंने हमको बेचा है, इतना रुपया लिया है, अब हम 4 लाख रुपया लेंगे तो हम दे देंगे। इन्होंने कहा फ़ौरन ठीक है, कोई बात नहीं है। पिताजी ने कहा हम दे देंगे, अपने हमारे और लोग हैं, सबसे हम चंदा करेंगे, दे देंगे। अब पिताजी अंदर आए, कम्युनिटी में जब मीटिंग हुई तो कहने लगे कि ये जो ज़मीन वापस कराएंगे तो अब ये पंचनामे में होगा, ये अब किसी एक व्यक्ति का वो अधिकार नहीं रहेगा। तो वो लोग तैयार नहीं हुए कि हम मुकदमा से इसको खाली कराएंगे। तो यहाँ पिताजी बैठ गए। लेकिन अब उसमें अंदर की बात क्या होती है, घनश्याम बाबू आए उठ करके पिताजी को ले करके, मतलब जो कम्युनिटी 10,000 है, जो कम्युनिटी, उसकी सपोर्ट में वो आदमी, मेले का लड़का आ रहा है, चल के उससे बात कर रहा है। ये फासला की बात है। लेकिन तब वो फव्वारा था, जब वो फव्वारा टूटा तब कोई नहीं आया। कभी आप यहाँ पे हैं, कभी आपको पता चला कि वहाँ ऐसा हंगामा हो गया? क्योंकि संख्या उतनी कम है, उनमें हिम्मत नहीं है। एक क्रिश्चियन के फादर ने 7-8 साल पहले एक उत्तर दिया था टीवी पे आके, कहा कि ये लोग कहते हैं कि हमको हड़का रहे हैं। मेरी कितनी संख्या है, हमारी इतनी औकात है इनको हड़काने की? फासले कम कैसे होंगे? कोई ऐसी मिसाल आप हमको बताइए कि यहाँ से कोशिश हुई और इन्होंने उस कोशिश में हिस्सेदारी नहीं निभाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई ऐसी मिसाल बताइए कि इधर से ये कोशिश हो रही है। ये है बनारस की बात, बहुत तरह की चीज़ें हैं, क्या किया जाएगा। बनारस आप छोड़ेंगे? अगर रहना हुआ तो रहेंगे, छोड़ना पड़ा तो क्या छोड़ देंगे? छोड़ सकते हैं? हाँ, छोड़ सकते हैं। इसलिए छोड़ सकते हैं कि मुझे 20 साल हुआ बंगाल गए, कोलकाता में मेरा कारोबार कोलकाता में है, और मुझे बनारस से बहुत अच्छा कोलकाता लगता है। इसका 10 गुना भीड़ है वहाँ, उसके बावजूद भी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? इसलिए रिक्शे वाले से अगर पूछिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे तो 2 घंटा भाषण देगा, आप भाग जाओगे। हमारे रिक्शे वाले से पूछेंगे मुंशी प्रेमचंद कौन थे तो वो कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बता पाएगा। वहाँ ऑटो स्टैंड पे, हर ऑटो स्टैंड पे 200 आदमी की लाइन लगती है, और कभी किसी से हूँ टू नहीं होती। कोई आपके आगे अगर भूल से आके खड़ा हो गया, उससे बोलोगे बांग्ला में, दादा आपनार आगे आमी, वो बोलेगा सॉरी, और जाके 200 आदमी के पीछे खड़ा हो जाएगा। हर 5 मिनट में, अब 200 आदमी की लाइन है तो हर 4-5 मिनट में आपको ऑटो मिल जाएगा। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं चल पाएगा, गोली चल जाएगी। दबंग लड़के बोलेंगे हट तेरी, हम जाएंगे पहले। दूसरी चीज़ें हैं, बस में अगर माँ अपने बच्चों को लेके चढ़ती है तो 80 साल का बुढ़ा अपनी बस से, अपनी सीट से उठता है।
और बांग्ला में बोलता है माँ अपनी बोशुन। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, इसलिए मुझे बांग्ला कल्चर अच्छा लगता है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें तर्क से चलती हैं, यहाँ तर्क नहीं है, हाथ लात जूता उठ जाता है। हम लोग हर वक्त सोचते हैं, हमारे रूह में ये चीज़ें आ गई हैं, जड़ कर गई हैं कि हमारा काम शॉर्ट तरीके से कैसे होगा। हमारे यहाँ ये चीज़ें घर कर गई हैं, शहर में हम देखते हैं शॉर्ट के बग़ैर लाइन के आसानी से मेरा काम कैसे हो जाएगा। वहाँ का बड़ा से बड़ा आदमी लाइन में खड़ा होना पसंद करता है। तो जहाँ 10 आदमी बहुत भीड़ है, बस आ रही है, 10 आदमी जहाँ होंगे पट से आपस में तय करेंगे, दादा आपने आगे छिलेन, अपना आगे आमी, अपना पूरे आमी, ऐसे ऐसे करके वो पट से 2 मिनट में लाइन बना लेता है। हमारे यहाँ वो सब चीज़ें नहीं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। ये मैं नहीं कहता है वहाँ एकदम सब दूध के धिले हुए आदमी हैं, पर ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। आप किसी व्यक्ति से कहिएगा कि किसी ऑफ़िस में आपने एप्लीकेशन दिया, बंगाल की मैं ये, कोलकाता की मैं ये बात बता रहा हूँ, किसी ऑफ़िस में आपने एप्लीकेशन दिया, दूसरे दिन आपको बुलाया जाएगा। ऑफ़िस में जा कर के जब जो ही आपको चपरासी देखेगा खुद बोलेगा, ओ दादा अपना फ़ाइल ना वो खाने आचे, उस टेबल पे आपकी फ़ाइल है। अच्छा, उस टेबल पे जब आपका काम हो जाएगा तो वही आदमी बताएगा अब आप ये फ़ाइल लेके वहाँ चले जाइए। फ़ाइल घूमेगी और वो आदमी आपको बताता रहेगा अब यहाँ का काम ख़त्म हो गया, वहाँ चले जाइए। हमारे यहाँ है क्या ऐसा? ऐसा हो सकता है, हम तो ये बता रहे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि 1 हफ़्ता उसी के पास है फ़ाइल, हफ़्ता तक आप दौड़ते रहें और वो नहीं बताएगा कि मेरे पास फ़ाइल है। इसलिए मुझे बंगाल अच्छा लगता है। वहाँ का शिक्षा मंत्री ब्रात्यो बासु, वो नाटक के आदमी हैं। अभी शायद वो शिक्षा मंत्री नहीं हैं, इसके पहले थे वो लेकिन वो भी टीएमसी के ही हैं। तो चूँकि हम बांग्ला नाटक देखने जाते हैं, टिकट लेके जाते हैं, हमको 150-200 रुपये का टिकट ख़रीदने में वो कुछ भी नहीं, लेकिन बनारस में कोई नहीं ख़रीदता टिकट, और बनारस में मैं भी नहीं ख़रीदता। तो वहाँ पे वो आते हैं, शिक्षा मंत्री बताइए, वो नाटककार हैं, शिक्षा मंत्री, वो आते हैं तो अपना दल बल को छोड़ के आते हैं, कहते हैं बस यहीं तक तुम रहो, और ऑडिटोरियम में वो आते हैं और आम तरीके से सबसे बात करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ का सभासद बात नहीं करेगा जीतने के बाद, ये बांग्ला का कल्चर। वहाँ अगर 100 आदमी, 100 राइटर और ड्रामा के लोग, अगर 100 आदमी, बड़े बड़े राइटर 100 आदमी अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक बयान दे देते हैं तो गवर्नमेंट उस पर सोचती है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ सर। आखिरी, कि जो बनारसीपन का कोई जवाब नहीं, बनारसी संस्कृति जिसने एक बार देख ली फिर वो बनारस का ही हो गया, तो यानी ये सब फिर एक फॉल्स नैरेटिव है कि उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी है। नहीं, वो बहुत कम है, वो कम बराबर होता जा रहा है। ये बहुत सोचने वाली चीज़ है और ये अफसोसनाक है। ये बहुत तेज़ी से सिमटता जा रहा है। ये दुनिया आगे बढ़ रही है, आप कहेंगे दुनिया आगे बढ़ रही है, चीज़ें बदल रही हैं। बंगाल में जहाँ मेरा दोनों जगह कनेक्शन है, बंगाल में भी तो मैं देख रहा हूँ, बंगाल भी तो उतना ही पुराना हुआ कि नहीं हुआ? आज़ादी के बाद से बंगाल भी तो उतना ही पुराना हुआ। वहाँ आज भी दुर्गा पूजा का ट्रेज़र अगर कोई मुस्लिम है तो ऐसे चल रहा है, वहाँ कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ आके छू दिया तो मेरा नष्ट हो गया। एक और, अब मैं संयुक्त रूप से एक बात बोलूँगा, आप लोग गए होंगे कभी काली जी का पूजा दर्शन करने गए होंगे कभी आप बंगाल में, आप कोलकाता में जाइए, आप देखिए, जैसे आप यहाँ विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, लक्सा से रोड बंद, मैदागिन से बंद, सोनारपुरा से बंद। वहाँ भी तो इतना बड़ा शहर है, वहाँ भी तो भाई इतनी बड़ी भीड़ है, वहाँ 2 किलोमीटर तो पैदल नहीं चलना पड़ता इस तरह से। ये मैनेजमेंट है। आप भीड़ बढ़ा दोगे, सब कर दोगे, यहाँ से रोक दो, वहाँ से रोक दो। मैं जैसे अपनी माँ को लेकर के अगर मैं निकला शीश महल कॉलोनी से, उनको गदौलिया जाना है, और उनको अगर लक्सा थाने पे अगर किसी होमगार्ड ने रोक दिया
इससे आगे रिक्शा नहीं जाएगा। मैं अगर उससे कहूँ कि अपने जो साहब हैं तुम्हारे ऊपर है, उनसे मेरी बात कराओ, मैं इस 75 साल की महिला को लेकर कैसे जाऊँगा, पैदल नहीं जा सकती। तो वो कहेगा मैं बात नहीं करा सकता, मेरे पास वो पावर नहीं है, लेकिन मैं यहीं रोकूँगा, आपको आगे नहीं जाने दूँगा। तो जो इन्होंने ये नियम बनाया है, जिन्होंने डाइवर्ट किया, उनको ये सोचना है कि नहीं कि इसमें कितने बूढ़े, कितने हज़ार बूढ़े होंगे इस पूरे क्षेत्र में। बंगाल के लोगों ने इस चीज़ का ध्यान दिया ना भाई, तभी तो काली जी के मंदिर के आसपास में आप जाकर देख लीजिए, कितने किलोमीटर पहले आपको रुकना पड़ता है। टैक्सी नहीं जाती, कहाँ किसने बोला, थोड़ी दूर पहले रुकता है, 100 मीटर आप देख लीजिए जा करके। अच्छा, इसमें ना बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। अगर ये मैं उठा रहा हूँ ये क्वेश्चन, अगर मैं अपनी परेशानी बयान कर रहा हूँ, तो ये बगावत नहीं है भाई। मैं अगर अपनी समस्या बता रहा हूँ तो ये बगावत नहीं है। ये घुमा दिया है लोगों ने कि नहीं, जो समस्या बताएगा वो बागी है, बगावत नहीं है। और या ये कि मैं बंगाल की अगर प्रशंसा कर रहा हूँ, उनके काम दिखा रहा हूँ, तो मैं अब बनारस द्रोही हूँ, मैं काशी द्रोही हूँ, ऐसा नहीं है। एक बाप अपने बेटे को बताता है, जाके देखो ना पड़ोसी के घर में कैसा हो रहा है, कहता है कि नहीं बातचीत में, एक बाप अपने बेटे को बताता है, जाके देखो ना पड़ोसी का लड़का कैसा है। इसका ये मतलब है कि वो अपने बेटे का दुश्मन है। तो ये सब चीज़ें बंगाल की हमको बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशम साहब।